तो आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास में क्वेश्चन आंसर पे ही फोकस करना है। सिंधु घाटी सप्ताह का क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आंसर करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन एसेशन और रीजनिंग है, जिसमें दो कथन दिया गया है। पहला है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक व्यापार संबंधित थे, और दूसरा है कि कांस्य युगीन सभ्यता विस्तृत वीएम नेटवर्क से प्रतिपालित होती थी। तो इसका रीजनिंग, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में किए थे, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इससे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पहले। फिर भी आप बता सकते हैं इसका आंसर। हड़प्पा कालीन संस्कृति के मतलब दूसरे समकालीन संस्कृति से व्यापक व्यापार संबंधित थे उस काल में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यापक जो व्यापार था ये संबंधित था। और दूसरा चीज़ है कि जो ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन था, ये ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज नेटवर्क। तो अगर आर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पहले इंडिविजुअल सही है और आर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर ए हो जाएगा। इफ बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट, मतलब आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। अगर बोथ आर इंडिविजुअल करेक्ट, तो आंसर उसमें बी हो जाएगा, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो था, इसमें अन्य समकालीन सभ्यता से ये इक्वलिटी पर था, लेकिन नेटवर्क इसके बहुत स्ट्रांग थे। हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर लिए थे क्या? थोड़ा सा आप लोग बताएंगे। पहले कर लिए थे तो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। निम्नलिखित स्थल में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति और निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? अगर हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, कर लिए थे क्या? ये भी क्वेश्चन कर चुके थे। जो क्वेश्चन कर लिए हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ताकि आपको जहां तक से नहीं हुआ है। ये भी हो गया था हमें लगता है। ये क्वेश्चन भी हो गया था क्या? निम्नलिखित चार स्थल में सबसे पहले की सांस्कृतिक अवस्था मिलती है? बनवाली, कोटदीजी, सुरकोटदा, मेहरगढ़। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे क्या? हमको उतनी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हो चुका था लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में पकी हुई ईंट की विशालतम इमारत थी? तो हमें लगता है ये भी हो गया था। हड़प्पा सील का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? इस क्वेश्चन को देखिए। सुदूर पश्चिमी बस्ती पूछा जा रहा है।
7 नंबर नहीं हुआ था? 7 थोड़ा सा देख लीजिए 7 हुआ था कि नहीं। सेवन का आंसर क्या होगा कि जो मैक्सिमम वहां से प्राप्त हुआ है ये कौन सा 7 नंबर का आंसर देखें। अधिकांश जो सील प्राप्ति हुई है सर्वाधिक प्रचलित प्रकार इसमें से कौन सा था? स्क्वायर शेप, चौकोर। ऐसे तो सारे मिले हैं, सिंधु घाटी सप्ताह में सारे मिले हैं, ये भी चौकोर भी मिला है, ये चौकोर मिला है, गोल भी मिला है, बेलनाकार भी मिला है, अंडाकार भी मिला है, लेकिन ज़्यादा ये शेप था। हड़प्पा सील का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार जो है वो ज़्यादा चौकोर है। और पश्चिमी बस्ती, अगला क्वेश्चन जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट सिटी आपको बताना है कि पश्चिमी बस्ती कौन था। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आपके लिए इजी है ये। सील क्या है, आपने पूछा है सील क्या है। सील मुहर होता था जो जो टेराकोटा, सील जो था वो मुहर था जो टेराकोटा से यूज किया जाता था। मतलब टेराकोटा एक पदार्थ था और उससे यूज किया जाता था सील्स। तो सील्स मुहर होता था, जैसे इस शेप के मुहर होते थे और ये टेराकोटा से बनाए जाते थे, इसको पका करके। और टेराकोटा बनाने के लिए, पकी हुई मिट्टी के लिए लेपिस लेपिस लेजुली लेपिस लेजुली का प्रयोग किया जाता था। और लेपिस लेजुली को, जिसको सेलखड़ी बोलते हैं, और इसको पका करके एक मुहर तैयार किया जाता था। इस पर ही अलग अलग पिक्चर और साइन मिले जो हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में, वो इससे ही जानकारी प्राप्त हुए हैं। तो वो सील्स में मिलता था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे जो पश्चिमी सिटी है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे जो नॉर्थ में जब बात करते हैं सबसे नॉर्दर्न, तो अच्छा थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। सबसे नॉर्दर्न की जब बात करेंगे तो सबसे नॉर्थ में है मांडा और साउथ में है दायमाबाद। ईस्ट में है आलमगीरपुर और वेस्ट में है सुतका गेंडर। ये 4 एक्सट्रीम सिटी है सिंधु घाटी सभ्यता के। और चारों की नदी से भी क्वेश्चंस आते हैं। मांडा जो है ये स्वात नदी के किनारे था, तो ये स्वात जो है ये बेसिकली चेनाब की सहायक नदी, इसलिए कभी कभी चेनाब भी आपको आ जाएगा एग्जाम में आंसर के रूप में। मतलब जब स्वात दिया हुआ नहीं रहेगा तो मांडा ये स्वात नदी के किनारे है। छोटी नदी थी, सहायक नदी थी, जो अभी तक की खोज है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडर दास्त नदी के किनारे। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं। हालांकि समुद्री पोर्ट था और इसको सुतका गेंडर को जोड़ती थी ये नदी समुद्र के साथ में। और दायमाबाद जो है ये प्रवर, जो गोदावरी की सहायक नदी है, सब्सिडरी रिवर है प्रवर रिवर विच इज वन सब्सिडरी ऑफ गोदावरी, उसके किनारे था। तो 4 एक्सट्रीम लोकेशन है इंडस सिविलाइजेशन के। अगली क्वेश्चन की ओर में मूव करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्की मिट्टी के बने हल का
जो प्लाव था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक पक्की मिट्टी का बना हुआ हल का प्रतिरूप, मतलब साइन ऑफ प्लाव विथ वर्न्ड सॉइल, पकी हुई मिट्टी का, ये प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। और ये बेसिकली देखिए यहाँ पर दो दो ऐसे आंसर है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, एक बनवाली और दूसरा कालीबंगा, चूंकि राखीगढ़ी और रंगपुर में खेत नहीं मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, मतलब इसमें प्लाव लैंड मिला, हल नहीं मिला है, बट प्लाव लैंड की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि खेती तो होता था बट वो हल मिला नहीं है। और बनवाली जो है, ये बनवाली कहाँ है कोई बताइए, किस किस राज्य में है अभी? बनवाली कहाँ है अभी बताएं। पका हुआ मिट्टी का पूछा जा रहा है, बर्न सॉइल का, ये बनवाली से ही प्राप्त हुआ है, यहां से मिला है। तो बनवाली है कहाँ? पाकिस्तान में। और कोई बताइए बनवाली कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में बनवाली, हरियाणा में है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जौ, जो गेहूं के साथ जौ होता है, बार्ली, इसकी सबसे ज़्यादा एविडेंस बनवाली से है। कालीबंगा में भी खेत मिला है, लेकिन कालीबंगा जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर चूड़ी बनाने का भी कारखाना मिला है। कालीबंगा से अग्निवेदिका, मतलब जिसमें यज्ञ होता था, ये भी जानकारी मिल रही है। ब्लैक बैंगल्स यहाँ पर कालीबंगा से मिली है। राखीगढ़ी तो एकदम नया खोज है, जो आपको जानकारी भी दिए थे कि इसमें कुछ ऐसे स्कल मिले हैं जिससे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि कैसे वो लोग दिखते थे। तो अच्छा, उन्होंने रेंगो रिवर की भी जानकारी दी है। बनवाली, रंगपुर तो गुजरात में पड़ेगा। तो चलिए 10वें नंबर क्षेत्र क्वेश्चन पे चले जाते हैं। जो 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान जो था वो क्षेत्रफल के मामले में, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? इसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो अभी तक की जानकारी है इतिहासकारों के पास, सबसे फैला हुआ नगर पूछ रहा है एरिया वाइज में। पॉपुलेशन में पूछा जाता तो आंसर होता मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर की थी? तो आंसर होता मोहनजोदड़ो। और एरिया में पूछा गया है, सही उत्तर किन्होंने दिया है? सही उत्तर होगा हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। सबसे ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ हड़प्पा है। पॉपुलेशन वाइज में मोहनजोदड़ो है। और धोलावीरा, जहाँ पर 3 भाग में शहर बटा हुआ था, और कालीबंगा, एक राजधानी भी थी कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, ये चार कैपिटल, इस सिविलाइजेशन के 4 कैपिटल थे, 4 राजधानी थी। चारों राजधानी से शासन होता था। पुरोहित क्लास और व्यापारी वर्ग, मर्चेंट क्लास, वो शासन करते थे इस सभ्यता में। तो एरिया वाइज जो है, इसमें टोटल एरिया कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का? कोई लिखिए, बताइए कुल एरिया कितना था इस सिविलाइजेशन का? टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल एरिया कितना था? थोड़ा कोई बताएं। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक लिखे हैं। अच्छा, भारत का टोटल एरिया कितना है अभी? इंडिया का टोटल एरिया कितना है? वो तो ठीक लिखा है, जिन्होंने भी लिखा, सोमनाथ नाम था। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का भी टोटल एरिया क्या है भारत का वर्तमान में?
इंस्टेंट आंसर कोई नहीं दे पा रहे? कोई जल्दी से लिखिए। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 32,83,000 गलत हो गया। ये वाला सही उत्तर आया वशिष्ठ नारायण का, 32,87,263, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। तो आज का क्लास तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर पे रखे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाएँ। जहाँ जहाँ पर लगेगा आपको कि थोड़ा डेटा की ज़रूरत होगी तो आप बाद में भी उसको हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ताकि उसके बारे में हमारी टीम विस्तृत जानकारी आपको ला करके दे देगी। तो ये अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से, ये तो आसानी से बता देंगे, गल्फ ऑफ पर्सिया का मुद्रा उत्खनन प्राप्त हुआ था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फ्रॉम वेयर वी डिस्कवर्ड आ पर्सियन करेंसी? पर्सियन करेंसी कहाँ से मिला है? ये बहुत इजी है, इसको तो इजीली कर सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, शिवशंकर और सोमनाथ का सही उत्तर है। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि लोथल में जहाँ पर डॉकयार्ड मिला है वहाँ से करेंसी मिला है जो बहरीन का है, बहरीन की करेंसी है वहाँ पर, तो बहरीन की करेंसी वहाँ से नज़र आई है, तो ये सही है लोथल। अब घुमा फिरा करके देखिएगा तो आपको एक चीज़ और जानकारी मिल रहा है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के 2000 प्लस सिटी में से 5-7 शहर के बारे में ही सिर्फ डिटेल्स जानकारी रखिए तो आपके क्वेश्चंस आंसर बनेंगे। ये भी एक जानकारी है। आप देखेंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस भी आप देखिए तो मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, 2 ही 4 इधर उधर जा रहा है, तो मैक्सिमम जो ऑप्शंस में नाम आ रहे हैं तो इनके बारे ही जब भी आप पढ़े, ऐसे तो हमने सारे चीज़ आपको बता दिया है, जो उसमें नहीं भी बताए नई क्वेश्चंस है तो वो भी आपके पास में आती जा रही है। आमरी संस्कृति, ये भी मैप में दिखाए थे आपको आमरी, अगर याद होगा किसी को तो आप बताइए कि आमरी संस्कृति जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो, ये ऑप्शन बेसिकली सिंध होना चाहिए। एक गलती यहाँ पर लिखा हुआ है, ये संधि लिखा गया है, तो मिस्टेक राइटिंग में कभी कभी हो जाती है। आमरी संस्कृति, कच्छ, रान ऑफ कच्छ की बात की जा रही है, अफगानिस्तान मतलब नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जा रही है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही प्रांत है, और सिंध का प्रांत। ये 3 में से किस लोकेशन पर आपने, अगर मैप में आपको दिखाया गया था आमरी, तो आमरी की संस्कृति आपने कहाँ पर देखा था? रान ऑफ कच्छ में बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। याद कीजिए पुराने क्लास का जिसमें आमरी संस्कृति दिखाया गया था, हड़प्पा काल के पहले आमरी कल्चर डेवलप हुई थी। ये आमरी कल्चर कहाँ थी? आमरी, किन्हीं को कोई आइडिया मिल रहा है? सारे लोग क्लियर बता रहे? कच्छ का क्षेत्र आमरी कच्छ में था, ये रान ऑफ कच्छ से थोड़ा बाहर था, आप देखिएगा तो थोड़ा बाहर था, ये सिंध वाले प्रांत में पड़ेगा। ये हड़प्पा के ठीक नीचे था, ये बलूचिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान ज़्यादा बाहर हो जा रहा है, बलूचिस्तान ज़्यादा बाहर हो, हड़प्पा के ठीक नीचे। हड़प्पा का प्रांत कौन सा है? हड़प्पा किस प्रांत में? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। तो सही उत्तर 12 नंबर का सिंध प्रांत होगा, सिंध प्रांत सही उत्तर है। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन थोड़ी समय आपको मिलती है, हालांकि एग्जाम में मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन के लिए
मैक्सिमम जो टाइमिंग होता है वो आप मान करके चलें कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलता है। तो आपको टाइम मिल रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करके बताएंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है साथ ही साथ, तो दोनों को ले लेते हैं एक साथ ताकि आप, ठीक है, 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट नोन बाय इंडस सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा एक क्रॉप ऐसा है जो लगता है कि इनको जानकारी नहीं थी। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का डी आंसर आ गया, सी आ गया है। 13 का डी और सी आंसर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का और 14 नंबर भी साथ में कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है। ये बोला जा रहा है कि कौन सा एक करेक्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट वन। सुरकोटदा में प्लाउलैंड, हड़प्पा में घोड़ा का अवशेष हॉर्स रिमेन्स, रंगपुर में धान की भूसी, जो धान की भूसी होती है पैडी चावल का, वो चानूदारों में गढ़ी। गढ़ी का मतलब हो गया कि एक स्ट्रक्चर जहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ वगैरह होती थी। तो ये 14 नंबर में आपके मुताबिक कौन सा एक करेक्ट है जो सही है। तो ये भी आंसर देखिए, 14 का भी सी बता रहे हैं बलराम कुमार, 14 का सी ज़्यादा लोगों ने बताया है और सही है, 14 का सी सही है। अश्व का अवशेष जो है ये याद रखिएगा कि सुरकोटदा में मिला है। ऐसे तो पहले लोग जानते थे कि नहीं है, बट ये सुरकोटदा से मिला है। तो कभी कभी ऑप्शंस के बारे में भी जानना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फायदा होगा, अगले एग्जाम में भी फायदा होता है। जुता हुआ खेत जो है ये मिला है कालीबंगा से, और धान की जो भूसी है ये रंगपुर से मिला है। चावल के अवशेष जो है ये रंगपुर से भी मिले हैं, लोथल से भी मिला है चावल के अवशेष। अच्छा, एक क्वेश्चन चलिए पूछ रहे हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पुराना चावल का अवशेष कहाँ से मिला है? द अर्लीस्ट राइस एविडेंस इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच प्लेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का सबसे पुराना एविडेंस कहाँ से मिला पूरे उपमहाद्वीप में? चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का हो या उसके पहले का हो, उसके पहले का हो। रोपड़ से चावल की जानकारी नहीं आई है, रोपड़ से गेहूं की जानकारी है। सो रोपड़ से गेहूं का होगा। हमारा क्वेश्चन ये है, और ये क्या उत्तर आया है? मेहरगढ़। ये बहुत अच्छा उत्तर दिया है इन्होंने, बहुत जल्दी से दिया है। नीतीश कुमार महतो का सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, भिराना भी बाद का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की खोज है भिराना, बट सही उत्तर मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो वो सही है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में चावल का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला है, नॉट ओनली इन इंडस सिविलाइजेशन, इसके पहले से भी मिला है। भारत में चावल का पहला एविडेंस, इंडिया में चावल का पहला एविडेंस कहाँ से मिला है? इंडिया में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। So when we talk about Indian subcontinent, then the answer is Mehergarh. So when we talk about India, so what should be the answer? भारत में चावल का, and the answer is रंगपुर। आई थिंक को लिखना चाह रहे शशिकांत, बट रंगपुर नहीं होगा। भारत में चावल का सबसे पहला एविडेंस कहाँ आया? कालीबंगा से मिला है बट पहला नहीं है। राजन जी, मिला है बट पहला नहीं। पहला एविडेंस बताइए। लोथल, गारो हिल भी सही नहीं है, रंगपुर भी सही नहीं है। एंड द साइट इज इन उत्तर प्रदेश। अभी कोई बताइए, बनवाली भी गलत हो गया। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस इन इंडिया एंड द साइट इज इन उत्तर प्रदेश, ये यूपी में है, रंगपुर नहीं होगा।
रंगपुर नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा, आलमगीरपुर भी नहीं होगा। आलमगीरपुर चूंकि ये तो सिंधु घाटी का साइट है, इसके पहले सिंधु घाटी से भी पहले चावल की जानकारी भारत के लोगों को थी, और वो साइट का नाम बताना है। एंड द साइट इज बेलन वैली। बेलन वैली ये उत्तर प्रदेश की एक छोटी नदी है, बेलन घाटी। भारत में चावल का पहला एविडेंस बेलन घाटी से मिला है, और अगर इन सिंधु घाटी सप्ताह की बात करें तो लोथल से मिला है पहला एविडेंस, सबसे पुराना भारत में सिंधु घाटी सप्ताह वाला में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मेहरगढ़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ आप लोग तो जानते भी हैं, और ठीक है, अच्छी बात है कि जानकारी है। तो 2 क्वेश्चन अभी आया है हमारे पास यहाँ, और ये 2 क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्यक मुहरे निर्मित हैं। अच्छा, ये तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 आ रहा है यहाँ पर, कि मोस्ट ऑफ द सील्स इज मेड ऑफ। और देखिए, जब 2 ऑप्शंस टकराते हैं, सो वन ऑप्शन इज पक्की मिट्टी से सिंपली बना है, या कोई प्राचीन वस्तु से बना है। अकीक भी एक बनाने के लिए यूज होता था मुहर, और एक सेलखड़ी जिसको इंग्लिश में लेपिस लेजुली बोलते हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर? अभी इसके पहले हम लोग किए थे ना, ये तो बन जाना चाहिए, आसान सा प्रश्न है। 15 का ज्यादा अभी बताए थे ना इसके पहले डिस्कशन में, कि वो ज्यादा लेपिस लेजुली का यूज हुआ है। डी सही है। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज ए एक्सपोर्ट वेराइटी एंड फ्रॉम मेलुहा। सो यू हैव टू जस्ट नो अबाउट मेलुहा किसको बोलते थे? जो जानकारी है आपके पास उसके अनुसार में मेलुहा किसको कहा जाता था। और यहां पर आप देखें तो ऑप्शन में है काली लकड़ी, हाथी का दांत, सोना और शीशा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आएगा इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ABCD में से क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले तो हमको ये बताइए ना, मेलुहा किसको बोलते थे? मेलुहा किसके लिए जिक्र हुआ है? द वर्ड मेलुहा इज यूज्ड फॉर, कोई पहले ये बताएं। मेलुहा शब्द का लोथल, ये सही बोले हैं इन्होंने। अभी आपको एनालिसिस टेक्निक से भी सीखिए। तो मेलुहा मतलब हो गया लोथल, इसका मतलब हो गया लोथल। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अभी इसमें से क्या नहीं होता था, ये पकड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम जो यूज फॉर एक्सपोर्ट था, इज फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात होता था, ये आइटम की निर्यात होती थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टेकन एज ए एक्सपोर्ट? तो ब्लैक वुडन, हाथी के दांत, सोना और शीशा। 3 सभ्यता आप लोग पढ़े थे। तो अभी देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए?
ज्यादा लोग डी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। 2, 3 और 4, हाथी का दांत, सोना और सीसा। सीसा का ज्यादा प्रयोग मेसोपोटामिया में होता था, इसको ध्यान रखिएगा। सीसा का ज्यादा प्रयोग मेसोपोटामिया में होता था, यहां नहीं होता था। यहां से एक्सपोर्ट करने की जो बात आती है, इसमें सीसा नहीं होगा। लेड का एक्सपोर्ट लोथल से नहीं होता था। जो एक्सपोर्ट होता था उसमें काली लकड़ी होती थी, हाथी का दांत होता था और सोना होता था। क्योंकि ये तीनों की अर्लीस्ट जानकारी भी हमारे वहां से है, इसलिए सीसा नहीं था। तो आप यहाँ पर ये तीनों में ऑप्शंस में सीसा है, तो क्या नहीं होता तभी अगर आप पकड़ लेंगे एक चीज को सिर्फ, तो आंसर पे जा सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नया नया सॉल्व करने से भी थोड़ा फायदा होता है, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के बाद, बिना चैप्टर को पढ़े हुए अगर आप बनाइएगा तो थोड़ा उसमें कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है। ऐसा कभी कभी स्टूडेंट के साथ हमने देखा है कि तैयारी करते समय पहले तो वो पढ़े नहीं है अच्छा से, और किसी ने उनको एक अगर सेट आसान सा पकड़ा दिया, अभी सेट आसान पकड़ा दिया, तब तो फिर आपकी बहुत खुशी हो जाएगी। हमको याद है कि हम लोग जब तैयारी किया करते थे, तो उस समय में हमारे जो बैचमेट थे उसमें से 1-2 लोग ऐसे थे, जब हम लोग शाम को बात करते थे कि आप एक सेट में आप कितना बनाते हैं, तो कोई बोलता था, अभी एक कैंडिडेट ने बोल दिया कि 100 में से हम 95 बना लेते, 95 बना लेते हैं, एक सेट में 95 बना लेते हैं। तो हम लोगों को लगा कि ये एक सेट में 100 में 95 बना लेता है, और हम लोग तो मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इतना अच्छा तैयारी किया, जबकि उससे बातचीत करने में लगता था कि ऐसी तैयारी नहीं है इसकी। तो हम लोगों ने जब उसकी क्वेश्चन पेपर देखी, तो सारे लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए, चूंकि उसके ऑप्शंस ही ऐसे थे कि उस ऑप्शंस में कोई भी धरती का आदमी सही कर देगा। तो डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। अभी जैसे मान लीजिए कि उसमें ऑप्शंस कैसे रहता था कि निम्नलिखित से में से कौन सा एक भारत का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब उसमें ऑप्शंस में अगर चंद्रमा है, तो उसमें ऑप्शंस कैसे देता था, चंद्रमा, फंद्रमा, लंद्रमा, तो उसमें तो कोई भी लिख देगा ना। अगर ऑप्शंस ऐसे बनाए जाएंगे कि इसमें से किस किस नदी के घाटी में चावल के अवशेष मिले, और ऑप्शंस में आपको सिंधु, फिंदु, जिंदू दे दे, तो कोई भी सही कर देंगे। तो सेट कैसा है, कुछ कुछ मैगजीन के सेट इतने खराब होते हैं कि उसमें आपका मतलब अननेसेसरी का लगेगा कि 100 में हम 97 कर रहे हैं, 98 कर रहे हैं। लेकिन जो वाकई में यूपीएससी लेवल का सेट होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बहुत टिपिकल, मैंने आंसर को क्लोज किया जाता है। आंसर जितना नजदीक होगा आपके लिए वो इतना आसान होगा जितना क्लोज आंसर होगा। तो वैसे क्वेश्चन से डरना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि तैयारी करते समय 100 क्वेश्चंस को लेकर के बैठे हैं, और हो सकता है कि आपका 30 सही हुआ हो, 40 सही हुआ हो, बट नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर लेवल अच्छा है क्वेश्चन का तो स्कोर कम होगा, बट वो फायदा करेगा। कम स्कोर जरूर होगा, लेकिन वो फायदा करेगा, आने वाले समय में आपको फायदा हो जाएगा। और उसके ऑप्शंस पर भी आपको ध्यान देना है, और उस समय में कोशिश करना है। जैसे आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा वासियों को कौन सा एक ज्ञात नहीं था, तो आपने सिर्फ उसको टिक कर देते हैं और आप याद कर लेते हैं। जो आमतौर पर कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि सर कौन सा मैगजीन पढ़े, कौन सा गाइड पढ़े, तो हम ये देखते हैं कि उसमें क्या नुकसान होता है कि आप वहीं तक सीमित हैं, बट आप उसके आंसर को खोजने के लिए उस वक्त अगर बुक का सहारा लीजिएगा, आइदर एनसीईआरटी का लीजिए या कोई ऑथेंटिक बुक का लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये करना चाहिए। आप कोई ऑथेंटिक बुक का सहारा जरूर से लेंगे, तो उससे ना एक क्वेश्चन का आंसर जब निकालते हैं तो दूसरा क्वेश्चन का जानकारी भी हो जाता है।
तो ये देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, विच इज नॉट नोन टू इन द सिविलाइजेशन। कुएं का निर्माण करना पहला बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि सारे सारे घर में एक एक कुएं की जानकारी वहां पर मिली है, और उसके बगल में सॉकपिट भी मिला है। दोनों चीज मिला है कि एक एक कुआं भी होता था, और एक छोटा सा बगल में नाली, जहां पर उसके पानी जाकर के सॉकपिट में जमा होते थे, ये भी जानकारी है। स्तंभ वाला भी मिल गया है, अभी आपने पढ़ा ही था कि पिलर्ड स्ट्रक्चर मिला है। नाली का निर्माण तो जानते थे ये लोग, और यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराब का निर्माण करना, जो बाद में मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत में जिस प्रकार से दीवार को कर्व करके बनाया जाने लगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, ऐसा स्ट्रक्चर जो तैयार होने लगा, ये स्ट्रक्चर की जानकारी संभवतः उन्हें नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, द स्टेटमेंट विच इज गिवन टू यू, सो यू हैव टू जस्ट टू सेंटेंस इज गिवन, वन इज assertion, अदर इज रीजन, एंड द, इसमें आंसर कैसे निकालना है, इसमें आप पहले जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के आधार पर रीजन को देखना है। और जैसा पहले भी बनाए, हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। यहां पर बोल रहा है कि इन ऑल ऑफ द सिटी ऑफ मेजर सिटी ऑफ हड़प्पा, जो माता की, जो मदर गॉडेस थे मातृ देवी, उसकी पूजा ऑलमोस्ट नजर आता है, ऑलमोस्ट नजर आता है। और रीजन बताया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी मिट्टी की स्त्री आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है, एंड वहाँ पर बड़ी संख्या में ये मिली है। आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है। ऑलमोस्ट हर शहर से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हर शहर से पकी मिट्टी की, यहाँ पर पहले बोलता है कि धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन का संकेत मिलता है। और इसका क्या कारण है, संकेत जो मिल रहा है इसका कारण क्या है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की एक स्त्री आकृति लगभग शहरों से मिली है, इसलिए ऐसा पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा उस काल में होती होगी। अगर ये लॉजिक सही फिट बैठ रहा है, देन द आंसर इज ए, ओनली देन द आंसर इज ए। अगर ये दोनों इंडिविजुअल फिट है, अलग अलग है, तो ज्यादा लोगों ने ए लिखा भी है, काफी लोगों ने ए सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जानकारी इसलिए मिल पा रही है कि पकी मिट्टी की स्त्री आकृति बड़ी संख्या में मिली है, और इसलिए हम लोग ये चीज को बोल रहे हैं कि लगभग शहर में मातृ देवी की पूजा होती थी, अधिकांश शहरों में होती थी, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको। और जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि कुछ ऐसी भी आकृतियां नजर आई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें नदी के बगल में एक मंदिर का निर्माण दिख रहा है, उसके सामने एक प्रांगण भी दिख रहा है, खिड़की में दिया जलाने की भी संकेत मिल रहे हैं, और एक वीणा, जो वीणा होता है, इसकी भी आकृति नजर आती है। इसलिए माता सरस्वती की कृपा की पूजा, माता सरस्वती की पूजा के बारे में सोचा जाता है कि उनकी पूजा शुरू हो गई थी इस काल में। वीणा की आकृति वाला फोटो मिस्र में भी मिल चुका है, इजिप्ट की सभ्यता में भी मिला है। हालांकि वो इतिहासकारों के बीच ही मतभेद चलते रहता है
कि उन सारी सभ्यताओं में शुरुआत करने वाले किस धर्म के अनुयायी रहे होंगे। क्योंकि सारी चीज कॉम्प्लेक्स में मिली है, तो इसलिए उनके बीच में एक विवाद ये चलता रहता है। अलग अलग इतिहासकार उसको अपने हिसाब से बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, अच्छा कॉपर का एक जो रथ होता है कॉपर का, ये प्राप्ति कहाँ से हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दामाबाद, थोड़ा ये अलग है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, मतलब ये थोड़ा लीक से हटकर के क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट है क्वेश्चन, कंप्लीट फैक्चुअल है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन अगर नहीं जानते हो तो एग्जाम में छोड़ देना है इसको, है ना। और ये सही उत्तर इसका दामाबाद है कि एक ताम्र रथ की प्राप्ति हुई है। फैक्चुअल है, नए खोज जब होते हैं, कोई चीज़ें आती हैं तो एग्जाम में उस वर्ष अलग कोई कमीशन में, चाहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या यूपीएससी में, या बीपीएससी में कहीं पूछा जाता है। हमारी टीम ये क्वेश्चन रिसर्च करके आपके लिए लाती है। तो अलग अलग एग्जाम में आपकी वो टेंशन नहीं कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए हमारा टीम बैठा हुआ है। कहाँ पर क्या क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है तो आप तक वो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा नगर का सर्वाधिक इंपोर्टेंट लक्षण है, पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंपोर्टेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन भी होगा क्योंकि सारे कैरेक्टर होंगे। इसमें पूछा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है? विशाल आकार में शहर का होना, लार्ज जो टाउनशिप था वो टाउनशिप का फैलाव हो जाना, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बड़े बड़े बिल्डिंग होना, विशाल इमारत होना, योजनाबद्ध विन्यास, अब प्लांट, एक प्लांट डेवलपमेंट होना, और चौड़ी सड़क, जो ब्रॉड रोड था, चौड़ी सड़कें होना। आपको क्या लगता है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो सभी शहर में मिला है वो कौन सा है? जो सभी शहर में मिला है वो कौन सा है? जो सिंधी इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैरेक्टर है, ये प्लांट विन्यास, योजनाबद्ध विन्यास का मतलब हो गया कि एक प्लानिंग में डेवलपमेंट करना। आप देखेंगे अधिकांश शहर में कब्रगाह कहाँ बनाया गया है, बड़े लोगों का रहने का कहाँ है, दो भाग में किला बटा हुआ है। अधिकांश किले जो हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं। तो ये जब आप जब चौड़ी सड़क बोलते हैं या विशाल इमारत या विशाल आकार बोलते हैं, ये लाइन में ये सारी चीजें आ जा रही हैं। जब आप प्लानिंग डेवलपमेंट बोलते हैं तो इसमें तो चौड़ी सड़क इंक्लूड हो गया कि एक मेन रोड भी होता था और एक साइड रोड भी होता था, एक दूसरे को देखिए, दैट इज प्लानिंग। शहर में किलाबंदी की जाती थी, पश्चिमी सिरे पर बड़े लोग रहते थे, पूरब में छोटे लोग रहते थे। ये तो उस सारे शहर में पता चल रहा है। इसलिए ये आंसर होगा कि योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान्ड सिटी के रूप में ये था। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने संभवतः नहीं किया है? तो किसका किसका किया है आप तो जानते होंगे। तो किसका किया है पहले ये जानना है कि किसका किया है, और तब बता पाइएगा कि किसका नहीं किया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड बाय हड़प्पन्स? कॉपर। अभी आपको इसमें से जो दिया उसमें से खोजना है उत्तर, इसमें से खोजना है तो आसानी से खोज लीजिएगा।
इस ऑप्शन से खोजना है। तो कॉपर तो उनको जानकारी था, कॉपर का जानकारी था तभी ना कांसा बनाए होंगे, तो कॉपर की तो जानकारी थी। गोल्ड का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, और चांदी का भी अर्लीस्ट एविडेंस है, कांसा तो वो जानते ही थे। तो जो ऑप्शन आ रहा है, हालांकि टीन की भी जानकारी उनको थी, लेकिन लोहा की जानकारी का कोई स्रोत अभी तक नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है एग्जाम में कि एक ऑप्शन साथ में लगेगा कि टीन भी तो जानते ही थे वो लोग, तो टीन न जानते तो लोहा की तो कोई जानकारी नहीं आ रही है। इसलिए आपको वैसे कंडीशन पे भी पकड़ना है एग्जाम में कि किसकी जानकारी थी और किसको आप नहीं जान रहे थे। तो जो नहीं जानते तो उसके साथ में अगर एक जानते वाला का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको आप अलग कर देंगे तो आंसर वहां भी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि संदर्भ संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्वेंटेड विद द इंडस सिविलाइजेशन। कौन सा एक ऐसा लाइन है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कालीबंगा संस्कृति से शुरुआत होता है, इसका पहला सेंटेंस ये बोला जा रहा है कि इसकी शुरुआत कालीबंगा संस्कृति से हुआ। दूसरा है कि इसका उदय, ये जो सभ्यता था ये सिंध बलूचिस्तान की संस्कृति से हुआ। तीसरा है कि सोथी कल्चर का ही ये अगला रूप है, सोथी कल्चर का। और चौथा है कि ये संदर्भ संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। मतलब पहले रूरल हुआ तब अर्बन में गया, ये लाइन का मीनिंग ये हुआ। अभी इसमें बोल रहा है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो संभावना पे ही बात हो रही है। मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी है? जिसकी संभावना सबसे कम नजर आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला बोल रहा है कि इसके डेवलपमेंट संभवतः कालीबंगा क्षेत्र से शुरू हुआ, ये इसका मीनिंग हुआ। दूसरा बोल रहा है कि इसका डेवलपमेंट संभवतः सिंध और बलूचिस्तान से शुरू हुआ। सभ्यता का उदय होना मतलब राइजिंग फेज ऑफ द सिविलाइजेशन पूछा जा रहा है। अभी तक जो जानकारी है, जो आप पढ़ाई की है, उसके आधार पे सोचना है। तीसरा है कि ये सोथी कल्चर का विस्तार है। सोथी कल्चर भी गुजरात और मालवा के पठार के पास था, ये पुरानी कल्चर थी, इसी का विस्तार हो सकता है। और चौथा है कि इसमें कहीं भी रूरल कल्चर, संदर्भ संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। तो इसकी क्या संभावना कम है कि पहले बिना रूरल में गए डायरेक्ट अर्बन हो जाना। ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है कि रूरल में गया होगा पहले और उसके बाद ही वो शहरीकरण की ओर में विकसित हुआ होगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका उत्तर दें। क्या उत्तर इसका देना चाहते हैं आप लोग विचार करने के बाद? डी, इसमें ज्यादा देखिए, इसमें कॉन्सेप्चुअल था बहुत ज्यादा। ये तो सही लाइन है, गलत नहीं है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो रूलर के बाद ही अर्बन हुआ है। रूलर तो प्रारंभिक अवस्था में रहा है वहां। बट आप देखेंगे कि पहले सिंधु नदी कहाँ थी, जो हमने पहले भी बताया कि इतिहासकारों का मत है कि पहले ये नदी राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में बहती थी, और मालवा का पठार जब उठा तब ये उधर गई, वेस्टर्न गई। तो हमने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन में इनिशियल जो है सिविलाइजेशन का जो गढ़ माना जाता है वो सरस्वती और घग्गर हाकरा सरस्वती का क्षेत्र माना जाता है, जहां पर एक कालीबंगा है। तो यहां से हुआ, ये लगता है ऐसा, क्योंकि बाद में शिफ्टिंग हुआ है। और ये वाला लाइन को देखिए कि ये यहां से नहीं हो सकता है शुरू, क्योंकि सभी इतिहासकार का ये तर्क है कि ये सिविलाइजेशन जो है ये बाद में वेस्टर्न साइड गया है, ये बाद में गया, ये शुरू से वेस्ट में नहीं था। ये सिविलाइजेशन बाद में शिफ्ट हुआ है, ये जानकारी मिलती है, शुरू में नहीं था, ये बाद में पश्चिम की ओर में चला गया। जब इधर में ड्राई होने लगा तो वो यहां से उदय होने का चांस इसलिए नहीं है। बलूचिस्तान और सिंध में ये सभ्यता उदय होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पहले तो सारे साइट भारत में थे। आप आज बंटवारा के बाद में भले 1300 साइट उधर दिख रहे हैं, बट आप अर्लीस्ट साइट जितना भी पुराना साइट देखिएगा वो सारे साइट इंडिया में नजर आते, पुराना साइट उधर नहीं है। सारे नए साइट जो है, क्योंकि ये एक अलग बात है कि जब दो भाइयों ने 1853 में खुदाई शुरू किया था रेलवे लाइन के लिए, तो कुछ ईंटा के लिए उन्होंने थोड़ा दूर से मिट्टी निकालना शुरू किया कि इधर से कुछ मिट्टी ला करके रेलवे लाइन के किनारे लगाया जाए। और उसमें पता चला कि यहाँ पर एक बस्ती है, और जो बाद में हड़प्पा के नाम से जाना गया, जिसकी खोज शुरू हुई मैंने 1853 में पता चल गया था, लेकिन लगभग 70-80 साल के बाद 1921 में दयाराम साहनी ने उसकी खोज किया है। तो सही उत्तर इसका बी होगा, जिसकी न्यूनतम संभावना है, मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी जो है, ये वाला सही उत्तर हो। चूंकि ये लाइन गलत है, इसकी संभावना सबसे कम है, इस सारे लाइन में से इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है कि सिंधु सभ्यता का शुरुआत सिंध और बलूचिस्तान से हुआ होगा। इसकी पॉसिबिलिटी कम है, सबसे ज्यादा कम है सारे लाइन में, इसलिए उसका होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो काफी अच्छे आपको मिलेंगे जिसको आप बनाएंगे। तो यही क्वेश्चन एज देते हैं परीक्षा में। आप कॉमन क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम अगर इजी हो तो इजी परीक्षा में ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहता है, उसमें तो सारे लोग पास करेंगे। तैयारी किए नहीं किए कटअप बहुत हाई जाता है। रेलवे वगैरह में क्या कारण है कि 100 में 90 चला जाता है, और आईएएस में क्या कारण है कि 100 में 55 क्वेश्चन पे चले हर साल। यूपीएससी में 100 जीके में 55 में ही सिलेक्शन हो जाता है। अगर 100 में से आप 55 सही करते हैं तो होता है यूपीएससी में हर साल पीटी में, हर साल, एक साल की बात नहीं है। 55 में, कभी कभी तो 45 पे हो गया है, 45 पे। 100 क्वेश्चन में 2 घंटे में जो लोग 45 सही करते हैं उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? हाँ, 100 में 55 सेफ है। अगर आप 55 कर देते हैं, मन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 गुना 200 नंबर हो गया, 100 इंटू 2, तो 55 को 2 से कीजिए। अगर सिंपल वे में चलिएगा तो 100 में 55 क्वेश्चन हुआ, तो 55 क्वेश्चन सही करना। इस क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन में आंसर बड़ा ट्विस्ट होता है, वो सीधा सपाटा रहते ही नहीं है। हाँ, 4 तारीख को जिनका यूपीएससी पीटी है उनको करेंट इवेंट पर सबसे ज्यादा भी ध्यान दीजिएगा आप। तकरीबन 40 क्वेश्चन करेंट इवेंट जाएगा। तो आप लोगों को डेली कई सारे हमारे नोट्स करेंट इवेंट वाले व्हाट्सएप पर मिलते होंगे,
उसको जरूर देखिएगा। लास्ट 6 मंथ का करेंट इवेंट अगर योजना कुरुक्षेत्र पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा आपका। और हमने जितना अभी तक अगर क्लास में जो हमने मैपिंग बताया था उससे कम से कम 7-8 क्वेश्चंस आपके लड़ जाएंगे। और अभी तो इतिहास शुरू किया, संविधान भी हमने बता दिया है पूरा, तो हमको लगता है कि आपकी बहुत फेयर चांस है क्वालिफाई करने की। क्योंकि अगर आप करेंट इवेंट में स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो बताया आपके 10 के 10 क्वेश्चन लड़ेंगे, 10 क्वेश्चन आता है संविधान से। हमारा दावा है कि 10 के 10 आपके आ जाएंगे। आप देखिएगा एग्जाम के बाद जो वीडियो हमने बताया है, लोग प्रशासन पढ़ाए थे और कॉन्स्टिट्यूशन और इतिहास तो अभी शुरू किए हैं। तो सिंधु घाटी से अगर क्वेश्चन आ जाता है तब तक वैदिक भी हो जाएगा, तो आपके पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा इधर उधर का मत पढ़िए। आपका जो समय मिलता है, सरकार की योजनाएं, गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, कोई कानून की चीजें जो कंट्रोवर्शियल हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अगर आप इन चीजों को फोकस करेंगे तो यूपीएससी का पीटी इजली होगा। और जिसको नहीं जानते एकदम रिस्क नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आप 55 जान रहे हैं, बट आप रिस्क लेने के चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में आपने 80 सही करने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? 55 आपका करेक्ट हुआ, निगेटिव मार्किंग है, तो आपके स्कोर घट करके 43-44 पे आ गए, आप छट गए। तो जिसको नहीं जानते एकदम रिस्क मत लीजिएगा। यूपीएससी का ही फार्मूला है और उसका पहला पेपर तो जानते हैं कि उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिर्फ पैसेज बना दीजिएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर रीजनिंग आपकी ठीक है तो वो भी हो जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है। कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज नॉट रिलेटेड विद द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? कौन सा एक का समर्थन पुरातत्व का साक्ष्य से नहीं होता है? एग्जाम में हिंदी में ऐसी भाषा रहता है, बाजार वाला भाषा नहीं रहता है। कभी कभी लगता है कि हिंदी ज्यादा कठिन है। तृतीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में बहरीन द्वीप के निवासी एवं सुमेरी लोगों के मध्य व्यापार में बिचौलिए कार्य करते थे। मतलब सुमेरिया का मतलब हो गया मेसोपोटामिया का साउदर्न पार्ट, और बहरीन में ये आज 3000 साल पहले इसका मतलब हुआ है ना, 3000 ईसा पूर्व में। सहस्त्रावधि मतलब 300 बीसी नहीं, इसका मतलब 3000 बीसी। और बहरीन आइलैंड जो गल्फ ऑफ पर्सिया में है, बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है आज। और यहां पर बोल रहा है कि उनका और सुमेरियन जो सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया में था, इसके बीच में बिचौलिया का कार्य करते थे। देखिए अभी आप सुमेरियन पढ़े थे तो इसलिए कहीं ना कहीं वो यूज होता है। और ये बोलता है कि किसका एविडेंस नहीं है पूछना है। दूसरा है कि हड़प्पन कल्चर और वेस्टर्न एशिया के बीच व्यापारिक काम में बिचौलिया कार्य करते थे, मेडिएटर्स थे। क्या ये एविडेंस था? तीसरा है कि हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों के द्वारा हुआ। क्या इसका एविडेंस है? धातु की मूर्ति को बनाने के लिए हड़प्पा वासी मोम की तकनीक को जानते थे। मतलब मोम से पिघला करके धातु की मूर्ति को बना लेते थे। कौन सा एक ज्यादा उपयुक्त है इसमें से? जो अभी आप ऐसा देखिए, इसमें जो कैसे पकड़ा जाता है ना, बहुत दिमाग लगाना है। अभी आप बोलिएगा सर ये तो हम तो जानते ही नहीं है, बिचौलिया वाला तो कभी पढ़े नहीं आज तक। होता था कि नहीं होता था, कैसे जानेंगे? बट एग्जाम में कुछ क्लू दिया जाता है। इस ऑप्शंस में बोल रहा है कि किसका साक्ष्य नहीं है। जो आपने पढ़ाई किया है फिलहाल, तो जो आपने पढ़ाई किया है उसमें से कौन सा लाइन ऐसा लग रहा है कि जिसको आप डिटरमाइंड रूप से जानते हैं। तो अगर वो पकड़ में आ जाता है, आप क्लियर कट किसी को जानते हैं, और अगर वो पकड़ में आ जाता है
तो आप बाकी आंसर में जान सकते हैं और एक नया चीज भी पता चलता है, ये भी जानकारी। तो देखिए, आपने बहुत लोगों ने बहुत सही ट्राई किया है इसका और सही उत्तर तक पहुंचे भी हैं कि इसके बारे में आप, इस लाइन के बारे में आप क्लियर है, इसके बारे में आप क्लियर है। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ था, इसके बारे में आप एकदम क्लियर है। क्या ये हुआ था? तो आप जानते हैं कि ये नहीं हुआ था, आप जानते हैं कि ये नहीं हुआ था, क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा वासियों का विनाश या तो प्लेट टेक्टोनिक के चलते हो गया या नदी के शिफ्टिंग के चलते जो हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक में ही आता है, या डिफरेंट सीजन के चलते हुआ, जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ। अधिकांश लोगों ने, आपने पढ़ा, वो माना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आर्यों के द्वारा हुआ, ये सिर्फ एक इतिहासकार का मत था और वो भी मोहनजोदड़ो को लेकर के बोला गया था। तो ये तो आप क्लियर है कि ये गलत लाइन है। अभी यहाँ पर बोलता है कि कौन सा एक साक्ष्य नहीं है, तो ये वाला नहीं है। सो द आंसर इज सी, ये नहीं है। तो जब ये नहीं है, इसका मतलब बाकी लाइन था किसी दूसरे एग्जाम में, वहां पर अब आपको ये तो जानकारी मिला क्वेश्चन पेपर बनाते समय कि बहरीन में और सुमेरिया में मेडिएटर्स आज भी हैं किसानों के बीच, व्यापारियों के बीच, और उस काल में भी रहते थे, ये भी जानकारी मिल गया। और उसी प्रकार से धातु की मूर्ति को बनाने के लिए मोम की तकनीक की जानकारी हो गई थी, ये भी जानकारी आपको मिल गया। सिंधु और वेस्टर्न एशिया में भी मेडिएटर रहते थे, ये सारा जानकारी मिल गया। तो एक क्वेश्चन को कभी कभी बनाइएगा, 4-5 नई चीजें पता चल जाती हैं, तो वो भी आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ हम क्वेश्चन बाकी का शो कर देते हैं, किसको बनाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सिर्फ शो कर देते हैं तो काम हो जाएगा। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था था, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये वाटर मैनेजमेंट ये हाल में खोज हुआ है, धोलावीरा, यहां से हुआ है, धोलावीरा से, ये धोलावीरा से हुआ है। आंसर लिख भी दिया था उन्होंने। तो हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते चल रहे हैं, काफी क्वेश्चंस ऐसे तो हमारे पास हैं। अब आप क्वेश्चंस देख लें ताकि आप घर में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैल की जोड़ी जुती हुई है और एक नग्न मानव की आकृति चला रही है, मतलब ऐसा लगता है कि गुलाम कोई स्लेव चला रहा है। ये एक एविडेंस वाला था। हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। हड़प्पा स्थल के समुच्चय से ऐसे ढांचे प्राप्त हुए जिनमें अग्निवेदिका है। तो फायर जो ग्राफ है फायर रेक्टेंगल शेप में है, तो ये भी 2-2 शहर का मैचिंग है। यहाँ तांबे की एक मानव की आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हुआ है, तो ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। बाद में इसको देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पार कर दे रहे हैं। इसमें से कौन सा एक मोस्ट पॉसिबल है? द्रविडियन है, ये यहाँ के लोग संस्कृत जानते थे, ये पिक्टोग्राफिक वाले थे, सुमेरिया से संबंध था इन स्क्रिप्ट का, इनके स्क्रिप्ट के बारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में एच संस्कृति, एच लिखा हुआ, एच संस्कृति की साइन कहाँ से है? चानुदालो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। हड़प्पा में कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है, तो लोकेशन वाला है, आपसे बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन दिख रहा है। किस एक ने सिंधु लिपि के उद्घाटन पे काम किया है? अच्छा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट, मतलब वर्कड ओवर द इंडस स्क्रिप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर्ती काल मतलब द लेटर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, PGW मिला मतलब पेंटेड मैंने वैदिक काल वाला, पेंटेड ग्रेवेयर इसको बोलते हैं, रोपड़ भगवानपुरा। चलिए अभी तो वैदिक काल भी आने वाला और आप लोग अपने से कर लीजिएगा तो और अच्छा बात होगा। भगवानपुरा से जो चीजें मिली हैं तो ये लोग कौन थे, ये इंडस के साथ कभी संपर्क में आए थे या नहीं, उससे संबंधित है। अन्नागार, अन्नागार कहाँ था, नगर गढ़ी के अंदर रहता था, ये निचले स्तर पर था, नदी के किनारे था, ये नगर के पश्चिमी साइड में था। अब देखिए अन्नागार था तो ये भी क्वेश्चन कितना क्लोज किया हुआ है। एक सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मृदु भांड पर एक दृश्य अंकित है जिसमें चालाक लोमड़ी की एक कहानी है पंचतंत्र में। और ये चालाक लोमड़ी वाला जो कहानी है ये कहाँ से मिला है, मतलब वहां के लोगों को सारी जानकारी थी, इसका मतलब है। पालतू भैंस का भी एक उदाहरण आया है, पालतू भैंस का। मोहनजोदड़ो की मुहर पर किन किन देवता के पशु जो थे, किन पशुओं से गिरे होते थे, और ये है पुरातात्विक शास्त्र से प्रकट की सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता में संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ये है 39 में है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन सा एक भगवान अंकित नहीं थे, कौन सा एक भगवान नहीं थे जो पशुपति से मिला है मुहर, उसमें पक्की मिट्टी से बने हल्की एक प्रतिकृति एक किस चीज की याद दिलाता है, वो कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। चांदी का मुकुट, चांदी का मुकुट मिला है, मतलब आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना लेने से मेंस के लिए काफी आपको मतलब मटेरियल भी मिल जाता है। चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है, किसने माना कि इंद्र वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर, किसने माना है, कौन सा एक एंशियंट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशन नहीं है, ये 4 नाम है यहां पर। मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये भी आप आंसर बना लेंगे। घोड़े की हड्डी अभी हाल में कहां से प्राप्त हुई है, पिछली कोई क्वेश्चन पे डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग। चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस स्थान से किस प्रदेश से मिले, इजी है। निम्नलिखित में से पाषाण काल पूरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्ले की माला, मृग श्रृंग मतलब हिरण का, हिरण के सिंह का छल्ले की माला कहां से मिला है, ये आज ही के जैसा सभ्यता था, सारी जानकारी थी। तो सैंदव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा पुरानिक स्थल किस नदी के किनारे है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीर से निचले नगर का घिरे होने का स्पष्ट उल्लेख, मतलब फोर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो इस सेट में 50 क्वेश्चन था। मांडा किस नदी पर स्थित है, देखिए यहां पर हमने बताया था ना, एक सहायक नदी का देखिए जिक्र भी आ गया यहाँ पर पहला क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन ऐसा से बनाइएगा, हमारे पास ऐसे लगभग 300 से 400 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है, अलग अलग एग्जाम के आए हुए सारे प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपकी बहुत हद तक जो क्वेरीज होगी समाप्त हुई होगी। अभी हम लोगों ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है कि आपकी जो दिक्कतें होती हैं और आप सीधा कोई बातचीत भी करना चाहते हैं प्लानिंग को लेकर के, तो आप प्रतिदिन रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपके पास है, तो हमसे डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। 8 से 9 बजे के बीच में डायरेक्ट बातचीत आप रात के समय में, क्योंकि बाकी समय में आप कितना भी कॉल करेंगे तो हमसे बात करना मुश्किल होता है आपका, क्योंकि स्टाफ सारी चीज़ों को देखते हैं। उसी नंबर पर हमारे साथ बातचीत रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगी। और
कहीं कहीं पर कुछ मैंने, चूंकि ये भी चीज़ें सॉफ्टवेयर पर तैयार की जाती है, क्वेश्चंस नया बनाया जाता है। कोई भी मटेरियल जो आपको दिया गया है कॉपी पेस्ट नहीं है वो कहीं से, ना ही वो कोई दूसरा कोई कर सकता है हमारे साइड से, और ना ही आपका कोई क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट है, ये कहीं पर है भी तो उसको बनाया जाता है सेल्फ। तो कहीं कहीं पर कुछ लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे पास कुछ कंप्लेन आए थे, जैसे चिन्ह वर्ड, जैसे देखिए यहाँ पर पाषाण काल में ये आकार होना चाहिए था, तो थोड़ा बीच में ऐसे कहीं कहीं पर कुछ शब्द में, जैसे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में ये ऐसे होना चाहिए। ये बेसिकली सर्वाधिक में ये जो र है वो सर्वाधिक ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, ये बेसिकली ऐसे होता है। तो ऐसा संभव है कि कुछ शब्द में ऐसे दिक्कत हो गए होंगे कहीं कहीं पर, क्योंकि इतना बड़ा नोट्स बनता है हजार हजार पन्ने का, तो कहीं कहीं पर होता है। जैसे कहीं पर गलती से क्या होता है ना, चिन्ह बोलने के जगह में चीन लिखा जाता है। तो ये भी एक माइनर मिस्टेक है, जो टीम हमारी एक्सपर्ट्स टीम होती है, हालांकि ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी हमारे संज्ञान में वो आया है, हमारे पास आया है कि ऐसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन में भी हमने देखा कि बना कहीं कहीं पर मुश्किल दिख रहा था, कुछ कुछ वर्ड में, सब जगह नहीं होगा। तो थोड़ा सा इनिशियल फेज में कॉपरेशन चाहिए, उसमें ज़्यादा इशू नहीं करना है, और हमें लगता है कि आपको फ़ायदा के लिए सारी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर तो समाप्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास और है, तो बाकी क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दें या आपको व्हाट्सएप पर भेज दें, तो क्या इससे हो जाएगा, काम चल जाएगा, या क्वेश्चंस की व्याख्या करनी होगी, ये बताइए। इससे काम चल जाएगा या क्वेश्चन का व्याख्या भी करना पड़ेगा? इंडस वैली से संबंधित काफी क्वेश्चंस हैं। व्याख्या चाहिए, व्याख्या चाहिए होगा तो फिर इंडस पे एक क्लास और लेना होगा। फिर तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चंस और भी हैं, और अगर व्याख्या नहीं चाहिए होगा तो वैदिक शुरू कर देंगे। व्याख्या जरूरी है। ठीक है, तो व्याख्या के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद भी आप लोग देखेंगे वो भी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन चाहिए ना? चलिए, तो एक क्लास और जरूरत लगता है कि रहेगा, वो कर देंगे। हाँ, जरूरी तो है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस को कम से कम बनाइए। ठीक है, ओके।